चलिए हैं। कहाँ तक हुआ था आप लोगों का? जोर से बोलना। फिर लोकसभा चल रहा था। मन में क्यों बोल? ठीक है ना? लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हो रहा था? अप्रत्यक्ष। क्यों? क्योंकि जनता उनको डायरेक्ट वोट थोड़ी ना कर रही थी, बल्कि जनता किसको वोट करती थी? विधानसभा के सर्व सदस्यों को। और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य किसको चुन रहे थे? राज्यसभा के सांसदों को। तो इनडायरेक्ट था वो। लेकिन लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है। और वह वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर। अवयस्क मताधिकार के आधार पर क्या होता है बच्चा? तो वयस्क मताधिकार का आधार का मतलब क्या होता है ना? तो याद रखिएगा पहले कि इस आधार पे लोकसभा के सदस्यों का क्या होता है? निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष इसलिए आया है क्योंकि लोकसभा के सांसदों को जनता वोट करती है। और कौन सी जनता? मतलब भारत के वे नागरिक जो न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में अंकित है, वोटर लिस्ट में दर्ज है, उन्हें वोट देने का क्या होता है? अधिकार होता है। आर्य वसम। तो यहाँ पे वही ध्यान देना है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष की डायरेक्ट ने जनता वोट करती है। और वयस्क मताधिकार के आधार पर का मतलब कि 18 साल से अधिक आयु प्राप्त कर चुके व्यक्ति या नागरिक, उन्हें ही, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, उन्हें क्या है? वोट देने का अधिकार है। तो इसी को हम कहते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा चुना जाता है। यह होता है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं भारत के संविधान में, अगर मैं बात कर रहा हूं मूल संविधान, बच्चा किसकी बात कर रहा हूं मैं? मूल संविधान। मूल संविधान का मतलब जो संविधान 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा लागू किया गया था। ठीक है ना? मूल संविधान में जो मत देने की आयु थी, या याद रखेगा वोट देने की आयु थी, ये 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। बोले भारत के संविधान में वोट देने की आयु मूल संविधान में कितने साल थी? 21 वर्ष थी। लेकिन आगे चलते हुए हमारे संविधान में संविधान सभा ने एक संशोधन किया बच्चा। कौन सा? 61वां। और 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में जो किया गया, इसी संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर वोट देने की आयु कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है ना? आज वोट देने की आयु कितनी है? 1990 किस आर्टिकल में वोट देने का प्रावधान किया गया संविधान में? अगर लिखा हुआ कहीं तो ध्यान देना, जब आप निर्वाचन आयोग पढ़ते ना हम, तो निर्वाचन आयोग जब पढ़ते हैं, एक आर्टिकल मेरे संविधान में आर्टिकल 326 है। कौन सा आर्टिकल है? और आर्टिकल 326 में प्रावधान कर रखा है वोट देने की आयु, मताधिकार की आयु, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब कि भारत का हर वह नागरिक, चाहे महिला हो, पुरुष हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, मतलब
सार्वभौमिक का मतलब यूनिवर्सल, सभी को जो न्यूनतम 18 साल की आयु पूरी कर चुका उन्हें वोट देने का अधिकार है। तो आर्टिकल 326 में मताधिकार की बात करता है बच्चे। किसकी बात करता है? वोट देने का प्रावधान संविधान के मताधिकार देने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है? 326 में यह प्रावधान किया गया है। यहां तक समझ गए ना मेरी बात? बोले चलो ठीक है। अब देखिएगा, हम बात करेंगे नेक्स्ट इसमें बच्चा, और इसमें हम देखते हैं मताधिकार के साथ साथ अगर बात करते हैं तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है ना? अब देखिएगा, मुझे आप लोग बताएगा जरा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है, क्योंकि कैसा सदन है? स्थायी है, वो तो भंग कभी होता ही नहीं है। वो तो 52 में गठित हो गया, तब से अभी तक भी चल ही रहा है ना? तो यहाँ पे ध्यान देना, लोकसभा का के सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अब देखिएगा, जो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे देखिएगा लोकसभा के सदस्य, और आपको पता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना साल होता है? 5 वर्ष। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल है कि जब भी लोकसभा का गठन होता है तो लोकसभा एक अस्थायी सदन है, बोलो ना, क्या इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है? और लोकसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। बताया था ना मैंने, अस्थायी सदन है, क्योंकि लोकसभा प्रत्येक 5 साल पर क्या होती है बच्चा? विघटित होती है या भंग होती है मतलब। लेकिन 5 साल से पहले भी भंग हो सकती है, और 5 साल पर तो लोकसभा होती ही है खैर। और यह मैंने कल आपको कहा था कि बताइएगा, लोकसभा जो भंग होती है, क्या कौन लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग करता है बच्चा? प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है। तो जो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, ये कब से शुरू होता है? तो याद रखना, लोकसभा की जो प्रथम बैठक होती है, क्या होती है? लोकसभा का जब गठन होता है और लोकसभा की जो प्रथम बैठक होती है, तो प्रथम बैठक से दिन से शुरू हो गया मतलब कार्यकाल। लोकसभा की प्रथम बैठक से 5 वर्ष की अवधि तक के लिए लोकसभा क्या होती बच्चा? 5 वर्ष तक के लिए लोकसभा का क्या किया गया है? गठन किया गया है। लेकिन 5 साल से पहले भी इसका क्या हो जाता है? कार्यकाल समाप्त हो सकता है या गठित हो सकता है, विघटित हो सकता है। 5 साल से पहले, 5 साल पे तो होता ही। अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, अगर देश के अंदर क्या लगा हुआ बच्चे? राष्ट्रीय आपातकाल। पढ़ाया था मैंने, नेशनल इमरजेंसी। और जो राष्ट्रीय आपातकाल अगर देश के अंदर है, नेशनल इमरजेंसी अगर देश में लगा हुआ है, तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में इसका प्रावधान है। और राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगा हुआ है और लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया है और नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है, क्या लोकसभा का चुनाव होगा? नहीं। तो नेशनल इमरजेंसी के समय, आर्य समझ में, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है और लोकसभा का कार्यकाल इस समय कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद क्या कर सकती है? संसद लोकसभा के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा सकती है बच्चा? 1 वर्ष तक के लिए क्या कर देगी? एक्सटेंड कर देगी या बढ़ा देगी। ठीक है ना? लेकिन अगर 1 साल के अंदर इमरजेंसी हट गया तो ठीक है, तो 6 माह के अंदर अंदर क्या हो जाएगा? फिर लोकसभा का चुनाव हो जाएगा। लेकिन अगर स्थिति फिर भी प्रतिकूल है तो इसे क्या कर देगी? फिर 1 साल के लिए संसद फिर इसे और आगे बढ़ा, मतलब जब तक इमरजेंसी हटा नहीं तब तक संसद का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल, संसद क्या कर सकती है? एक एक वर्ष के लिए इसे क्या कर सकती है? बढ़ाती रहेगी बच्चा। लेकिन एक बार में एक ही वर्ष के लिए बढ़ाएगी मतलब। फिर अगर स्थिति फिर भी सही नहीं हुई तो फिर दोबारा 1 साल होने वाला और 1 साल के लिए फिर बढ़ाएगी। ऐसा नहीं करेगी कि 2 साल के लिए एक साथ बढ़ा दिया, नहीं। आरे बस। और कब तक बढ़ाती रहेगी? जब तक इमरजेंसी समाप्त प्रतिकूल अनुकूल नहीं होता है। और जैसे इमरजेंसी समाप्त हो जाता है, वैसे तुरंत कितने माह के अंदर लोकसभा का चुनाव करवाया जाएगा? बोलो। 6 माह के अंदर। तो ये तो मैंने कंडीशन बताई कि अगर इमरजेंसी लगा हुआ है तभी लोकसभा के कार्य
को हम 5 साल से आगे क्या कर सकते हैं, एक एक वर्ष के लिए संसद इसे क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना बच्चे, बोलो ना, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान देना, यहां पे देखना जरा, देखिए जब भी लोकसभा का गठन हुआ था और एक संविधान संशोधन हुआ था बच्चे 42वां, और 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था, 1976 में हुआ था ना। और जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का जो कार्यकाल था इसे 5 साल से बढ़ाकर कितना साल कर दिया गया था, 6 साल कर दिया गया था। देखो 5 साल से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया गया था, किसका कार्यकाल, लोकसभा का। अरे बस राज्यों की विधानसभा का भी हुआ था 5 से 6। तो किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 कर दिया गया, ठीक है ना, 42वां संविधान संशोधन। लेकिन क्या होता है फिर एक अगला अमेंडमेंट, जब जनता पार्टी सरकार सत्ता में आती है और एक अगला अमेंडमेंट कर देती है बच्चे, कौन सा, 44वां। जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, और इसी संविधान संशोधन के तहत इस लोकसभा के कार्यकाल को 6 साल से फिर घटाकर 5 साल ही कर दिया जाता है। बोलो कितना कर दिया, फिर 5 वर्ष कर दिया बच्चे, 6 से घटाकर, मतलब बोलो रे। और आज वर्तमान में कितना लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है, समझो ना मेरी बात। तो तब से 5 ही है, मतलब इन्होंने 6 किया था, फिर बाद में 5 कर दिया, और तब से अभी भी 5, और मूल संविधान में 5 ही था। समझोगे ना मेरी बात, कि ये पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल या विधानसभाओं का कार्यकाल 5 से 6, 6 से 5 कर दिया गया है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। चलो हो गया तक। नेक्स्ट देखिएगा लोकसभा के सदस्यों के लिए योग्यताएं। लोकसभा के जो सदस्य हैं और लोकसभा के सदस्यों की क्या योग्यताएं। अब देखिए लोकसभा के सदस्यों की क्या योग्यताएं होती हैं, रुचि क्या योग्यता होती है, भारत का नागरिक होना चाहिए, और हाँ 25, और राज्यसभा के लिए कितना साल था, 30 साल, है ना। और लोकसभा के लिए कितना साल है, 25 साल। तो यहां पे ध्यान देना, लोकसभा के सदस्यों के लिए जो योग्यताएं होगी, ये होगा वह भारत का क्या होना चाहिए बच्चे, भारत का नागरिक हो। क्या हो वो, जो भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने के लिए वही एलिजिबल होगा जो लोक राज्य जो भारत का क्या रहा हो, भारत का रहा नहीं, भारत का नागरिक है, मतलब जो भारत का नागरिक हो, पहली बात। दूसरी बात, वह न्यूनतम, वह न्यूनतम, वह मिनिमम कितने वर्ष, 25 वर्ष की आयु, एज पूरी कर चुका हो। वह न्यूनतम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा बच्चे, एलिजिबल होगा। और तीसरा अगर मैं बात करता हूं, वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह क्या ना हो, लाभ के पद पर न हो, पद पर ना हो। अब लाभ के पद पर ना हो मतलब कैसा नहीं है कि इधर लोकसभा सांसद भी है और उधर कहीं किसी गवर्नमेंट पद पर और भी काम कर रहा है, मतलब है ना, तो वो प्रॉफिट का पद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बोलो बच्चा। तो किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब यहां तक समझ गए मेरी बात, बोलो भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा सदस्यों के लिए योग्यताएं क्या है, कैसा है, किस प्रकार से है, ठीक है ना, बोलो। चलो, लेकिन राज्यसभा के लिए भी सेम था, केवल एज का अंतर था बच्चे, वहां 30 साल मिनिमम कंप्लीट होनी चाहिए, और यहाँ लोकसभा सांसद बनने के लिए 25 साल न्यूनतम एज पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना, हो गया ना तक। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो है ही नहीं किसी के लिए नहीं, अनपढ़ आदमी भी बन सकता है ना। अब यहाँ अगर मैं तो चाहता हूं कि ये कर दें कि पीएचडी वालों को ही लोकसभा का सांसद बना दिया जाए, है ना, तब सारे अनपढ़ नेता लोग सब बाहर हो जाते हैं ना। लेकिन देखो किसी के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी एजुकेशन की नहीं है ना।
हाँ, बट उत्तराखंड में आपने देखा पंचायत में कर दिया गया है। हाँ, 8वीं 5वीं 10वीं बोला ना, तो पंचायत में किया है, लेकिन और कहीं भी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है बच्चे, योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं रखी हुई है। लेकिन मेरे हिसाब से रखना चाहिए, है ना, लेकिन जरूरी नहीं है बच्चा। पीएचडी वाला ही अच्छा काम थोड़ा ना कर सकता है, उनसे बढ़िया तो जो कम पढ़ा लिखा नेता है वो देश को चला रहे हैं, है ना। मैं कैमरे में नहीं बोलूंगा ना, क्योंकि अब चलो से देखे जरा। अब हम बात करते हैं, लोकसभा हमारा कंप्लीट हो गया है, और लोकसभा के अंतर्गत अब हम बात करते हैं लोकसभा के पीठासीन अधिकारियों की बात करते हैं। देखो, मैंने राज्यसभा सभापति उपसभापति के बारे में मेन मेन चीजें आपको बताई थी, और हम विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा उपाध्यक्ष के बारे में भी पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूं, जो स्थिति देश के अंदर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की हम पढ़ेंगे, वही राज्यों के अंदर विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा उपाध्यक्ष की होगी। तो क्यों ना हम लोकसभा में ही पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं, सेम अप्लाई राज्यसभा में, राज्य विधानमंडल के अंदर भी वही बात होगी फिर, है ना। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं लोकसभा के पीठासीन अधिकारी। लोकसभा के पीठासीन का मतलब जो पीठ पर बैठे हुए हैं, मतलब लोकसभा के पीठासीन, पीठासीन, है ना, अधिकारी। अब देखिएगा लोकसभा के पीठासीन अधिकारी क्या होते हैं, मैंने राज्यसभा में भी आपको पढ़ाया था। अब लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जो लोकसभा के पीठ पर बैठे होते हैं, जो लोकसभा की बैठकों को संचालित करते हैं, लोकसभा की कार्रवाई को रेगुलेट करते हैं, लोकसभा के अंदर कोई भी व्यवस्थाएं बनाने का काम करवाते हैं, उन्हीं को लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी में बात करूं तो एक व्यक्ति आपने देखा कौन होता है बच्चा, लोकसभा अध्यक्ष होता है, स्पीकर जिसे हम कहते हैं बच्चा, कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष। और एक आपका होता है लोकसभा क्या, उपाध्यक्ष होता है ना। अगर अध्यक्ष ना हो पद पर तो कौन काम करेगा, लोकसभा उपाध्यक्ष, देख लो। लेकिन राज्यसभा के अंदर सभापति वो तो उपराष्ट्रपति होता है, और उपसभापति वो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही क्या किया जाता है, चुना जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये दो पीठासीन अधिकारी हैं लोकसभा के अंदर, और ऐसे ही राज्यों के विधानसभाओं में विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष भी होता है। सुन लो मेरी बात। लेकिन मैंने एक चीज आपको कहा था, लोकसभा के अंदर एक तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी होता है जिसे लोकसभा महासचिव कहते हैं। राज्यसभा महासचिव बताया था मैंने, तो लोकसभा महासचिव भी होता है बच्चे। कौन होता है, लोकसभा क्या कहा मैंने, महासचिव, लोकसभा जनरल सेक्रेटरी, मतलब तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी लोकसभा के अंदर, ठीक है ना। और ये मैंने आपको कहा था, जो लोकसभा महासचिव है, लोकसभा के अंदर कोई भी नियम क्रियाकलाप जो होते हैं वो किसके निगरानी में होते हैं, जो भी मतलब लोकसभा के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, मतलब। लेकिन लोकसभा महासचिव का जो पद है, ये मैंने आपको राज्यसभा महासचिव में भी बताया था, ये कोई राजनीतिक पद नहीं होता है, बल्कि लोकसभा महासचिव कैसे व्यक्ति को बनाया जाता है, जो प्रशासनिक पद होता है बच्चे। ये प्रशासनिक पद का मतलब, इस पर कोई भी सिविल सर्वेंटों को नियुक्त किया जाता है, या सिविल सर्वेंट होते हैं जो आईएएस होते हैं बच्चा। और जो प्रशासनिक पद होता है, और लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, इसका गठन कौन करता है, तो इसको नियुक्त करने का काम है बच्चे किसका, लोकसभा अध्यक्ष का। और राज्यसभा के अंदर राज्यसभा सभापति नियुक्त करेगा, मतलब, ठीक है ना। जैसे मैंने आपसे कहा भी था, जब उत्तराखंड का त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, तो उनके चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे थे उत्पल कुमार जी, जो आईएएस थे, उनका चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री का। और उसके बाद यहां से जब वो कहा केंद्र में गए, और केंद्र में उसे लोकसभा महासचिव बनाया गया है। देखो, एक आईएएस अधिकारी, मतलब जो लोकसभा की नियमावलियों को चलाता है, लोकसभा के अंदर क्या क्या होना, क्या काम होना, बोलो ना,
सचिव सचिवालय, जैसे कार्यपालिका का सचिवालय होता है ना सरकार का, वैसे लोकसभा का भी अपना एक सचिवालय होता है। लोकसभा सचिवालय का मुख्य कौन होता है? लोकसभा महासचिव। तो ये कोई राजनीतिक पद नहीं बल्कि एक प्रशासनिक पद होता है बच्चा, ठीक है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष की बात करते हैं। अब देखिए हमारे संविधान में एक आर्टिकल है और एक आर्टिकल है जिस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 93 बच्चा। क्योंकि पीठासीन अधिकारियों की अगर मैं बात करता हूं इनका प्रावधान आर्टिकल 93 से 97 तक हम देखते हैं बच्चे। इसमें लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में क्या क्या चर्चाएं होती है। तो यहां 93 में ये लिखा हुआ है लोकसभा का, देखो यहीं पे लिखा हुआ ये लोकसभा का एक क्या बच्चा, एक अध्यक्ष व एक क्या होगा, उपाध्यक्ष होगा। बोल अब यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष के पद का प्रावधान किया गया है। कहां पे लिखा हुआ कि भारत लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर होगा, आर्टिकल 93। और राज्यसभा के अंदर एक सभापति और एक उपसभापति होगा, कौन से आर्टिकल में प्रावधान किया गया है? बिल्कुल 89 के अंदर राज्यसभा के सभापति उपसभापति का क्या है, प्रावधान किया गया है। कोई दिक्कत तो नहीं, बोले ना, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा जो लोकसभा अध्यक्ष होता है या उपाध्यक्ष होता है, ये लोकसभा के ही सदस्यों के में से ही चुने जाते हैं बच्चे, राज्यसभा से कोई मतलब नहीं इनको। लोकसभा का स्पीकर डिप्टी स्पीकर कहां से चुने जाते हैं? लोकसभा के सदस्यों के ही बीच से ही चुनकर आते हैं बच्चा। सुन लो मेरी बात। लेकिन याद रखेगा जो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष जैसे अभी कौन है वर्तमान में? ओम बिरला साहब है। तो जो ओम बिरला साहब जैसे सरकार बनती है उसके बाद लोकसभा का जब गठन हुआ तो लोकसभा का एक स्पीकर ओम बिरला साहब बने। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो बात करें तो यहां पे ध्यान देना, क्या लोकसभा अध्यक्ष की शपथ होती है? लोकसभा अध्यक्ष को कौन शपथ दिलाता है? तो याद रखेगा लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्ष पद की कोई शपथ नहीं होती है। अध्यक्ष पद के लिए अलग से कोई शपथ नहीं होती है, मतलब उनके ना उपाध्यक्ष की, ना राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। अरे रितु खंडूड़ी जो अभी उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष है ना स्पीकर, अब रितु खंडूड़ी चुनकर आई है विधायक कोर द्वार से। उन्होंने 70 विधायकों के साथ ही एज विधानसभा सदस्य की शपथ तो होगी ना विधायक की। लेकिन अब उन्हीं विधायकों ने अपने बेसे किसको चुन लिया? स्पीकर रितु खंडूड़ी को बना दिया है। अब रितु खंडूड़ी जी जो है, अब बताए ना, क्या वो जब स्पीकर बने तो उस पद की शपथ लेगी? अब नहीं, वो एज ए मेंबर के रूप में पहले शपथ लेते हैं जैसे सभी के साथ लेते हैं। लेकिन अलग से अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद का गठन, शपथ का प्रावधान संविधान में नहीं है। तो ये मत कह देना कि राष्ट्रपति दिलाएगा, है ना। मतलब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शपथ का प्रावधान नहीं है, मतलब बोलो बच्चा। लेकिन एज ए मेंबर के साथ जैसे ओम बिरला साहब जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, वो जैसे चुनकर आए हैं एज ए मेंबर, लोकसभा के एमपी आए हैं, तो एमपी के रूप में तो 543 लोगों के साथ उन्होंने शपथ ले ली, बोलो ना, सदस्य के रूप में। लेकिन जब बाद में उनको अध्यक्ष बनाया गया लोकसभा का, वो लोकसभा ने चयनित करके आया, लेकिन अब उनको लोकसभा सदस्य की अलग से शपथ नहीं लेनी पड़ती है, मतलब सीधे नियुक्त हुआ आकर के बैठ जाएगा। समझ गए ना। तो गलती मत कर देना कि राष्ट्रपति दिलाएगा, राज्यों में राज्यपाल दिलाएगा, कभी मत करना इसे। अध्यक्ष पद की बात कर रहा हूं मैं, है ना। मेंबर के रूप में तो लेनी पड़ेगी भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन क्या किस प्रकार से, तो याद रहेगा बच्चा, बोले ना। चलो, लेकिन हमारे यहां एक चीज और ध्यान देना, एक आर्टिकल है बच्चा जिसे हम कहते हैं 94। देखो भले आर्टिकल पे ज्यादा ध्यान ना देना, लेकिन इनके अंदर जो मैं बातें कह रहा हूं इस पर जरूर ध्यान करना, इस पर जरूर क्वेश्चन यहां से। देखिए एक आर्टिकल की हम बात कर लेते हैं, आर्टिकल 94 है। और आर्टिकल 94 में एक प्रावधान किया जाता है, यह कहता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष बचे, कौन? लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद, है ना। तो ये कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद त्याग करना या पद से हटाया जाना। देखो यहां पे ये कहता है लोकसभा अध्यक्ष का
पद रिक्त होना। मतलब ये कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद कब रिक्त होगा, बल खाली कब हो सकता है। या हम बात कर रहे हैं पद त्याग करना। क्या लोकसभा अध्यक्ष अपने पद से रिजाइन देता है तो किसको देता है, या लोकसभा अध्यक्ष को क्या हटाया जाना, अगर उसको उसके पद से हटाना है तो कैसे हटाया जाएगा। मतलब अध्यक्ष, सॉरी लोकसभा अध्यक्ष, अच्छा यहाँ पे उपाध्यक्ष भी है ना, वह उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष वह क्या बना, उपाध्यक्ष, दोनों की बात हो रही है। अब देखिएगा यहां पे समझिएगा जरा, लोकसभा अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, इनका पद कब रिक्त होता है बच्चा, तो ध्यान रखिएगा इनका पद रिक्त कब होता है, अगर ये लोकसभा का सदस्य ही नहीं रहते हैं। माना ओम बिरला साहब जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, अभी स्पीकर हैं, और हो सकता है किसी कारणवश इनकी लोकसभा सदस्यता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो क्या वो अध्यक्ष रहेगा, पद रिक्त हो जाएगा। बोलो रे, अरे जब तो मृत्यु होती तब तो सभी का पद खाली होता है। तो कब रिक्त होगा, अगर कोई भी पीठासीन अधिकारी अगर संसद का सदस्य न रहे, लोकसभा का सदस्य ही ना रहे, चाहे अध्यक्ष चाहे उपाध्यक्ष, तो उसका पद क्या हो जाएगा बच्चे, रिक्त हो जाएगा। देखो ना रिक्त कैसे हो रहा है, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा मैंने कहा था बच्चे क्या, पद त्याग। अब यहां पे देखिएगा जो लोकसभा का अध्यक्ष है, जैसे ओम बिरला साहब जी हैं, तो ये अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया तो अध्यक्ष का पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। बोलो ना। और अगर लोकसभा डिप्टी स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है, अध्यक्ष को। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अगर रिजाइन करना चाहे तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, बोले, और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, बोले। तो यही ध्यान रखना कि लोकसभा अध्यक्ष किसको देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है, तो ये आपको याद रखना बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं। पद त्याग है ना। और हटाया जाना, अगर किसी भी पीठासीन अधिकारी चाहे अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, अगर इनको पद से हटाना है तो इनको पद से हटाने का प्रस्ताव कहां लाया जाएगा, लोकसभा के अंदर। और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना तो प्रस्ताव कहां लाया जाएगा, विधानसभा के अंदर। और राज्यसभा सभापति उपसभापति के लिए भी राज्यसभा के अंदर। भाई अगर लोकसभा स्पीकर डिप्टी स्पीकर को हटाना है तो राज्यसभा में क्यों जाएगा रे, लोकसभा ने ही बनाया है, लोकसभा ही हटाने का प्रस्ताव लाएगी। तो यहां पे ध्यान देना, अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाना है तो इसके लिए लोकसभा बच्चा, वही सदन जिस सदन के अध्यक्ष या किसी को भी मतलब हटाना है, तो उनके लिए 14 दिन पहले, क्या कहा मैंने, 14 दिन पहले सदन क्या दे देगा, उनको सूचना पहुंचा देगा कि हम आपके विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव सदन के अंदर ला रहे हैं, है ना। माना ओम बिरला जी कभी क्या है बच्चे, लोकसभा स्पीकर है और उनको उनके पद से हटाना है तो लोकसभा ही हटा सकती है। लोकसभा ने आज उनको सूचना दे दी कि हम आपके हटाने का प्रस्ताव सदन के अंदर लोकसभा में ला रहे हैं। कितने दिन पहले सूचना दे दी, 14 दिन। और जैसे ही 14 दिन पूरे होते हैं वैसे ही लोकसभा के अंदर विधेयक हटाने का प्रस्ताव रखा जाता है। और अगर लोकसभा उस विधेयक को, याद रखेगा, प्रभावी बहुमत से क्या कर देती है, अगर लोकसभा उस विधेयक को प्रभावी बहुमत से पास कर देती है लोकसभा, उसी समय वो विधेयक को सभापति या अध्यक्ष का पद क्या हो जाएगा बच्चा, रिक्त हो जाएगा। तो उपाध्यक्ष को भी ऐसे हटाया जाता है और अध्यक्ष को भी ऐसे हटाया जाता है, मतलब अगर लोकसभा हटाना चाहे कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन महाभियोग मत बोल दे, सुन रहे मेरी बात, तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए बच्चा, नहीं है ना। तो ये 3 चीजें आपने यहाँ पे देखी कि क्या क्या चीजें, कैसे पद त्याग किसको देता है ना, और दोनों का कैसे रिक्त होता है ये भी हम बता दिया अगर सदस्य ना रहे, और इनको हटाया कैसे जाता है, उसी सदन द्वारा 14 दिन पहले सूचना दे करके, और विधेयक को क्या कर देती है, अगर 14 दिन जैसे हो जाते हैं बिल को प्रभावी बहुमत से पास कर देती है तो विधेयक इसी समय पास हो गया तो इनका पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। यहां तक समझ गए ना। चलो
यहां पे देखिएगा जरा, एक आर्टिकल है बच्चा, आर्टिकल 95, और आर्टिकल 95 में क्या लिखा हुआ है इसमें देखिएगा। अगर इसमें लिखा हुआ है कि जो अगर लोकसभा अध्यक्ष है, कौन, लोकसभा अध्यक्ष, या अगर हम बात करते हैं राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, चलो सभापति का तो हम बाद में जिक्र करेंगे, जो भी आगे कर दिया था, सेम सब पर यही बात होगी। तो यहाँ पे लोकसभा के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहां देखना, जो लोकसभा का कौन होता है, सभा स्पीकर होता है, अध्यक्ष। अगर लोकसभा का अध्यक्ष का पद रिक्त है तो कौन इसकी जगह काम करेगा बच्चे, लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा ना। अगर अध्यक्ष पद पर ओम बिरला साहब नहीं है, किसी कारण वो छुट्टी है या रिक्त हो गया है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष उसका कार्यवाहक के रूप में काम करेगा। लेकिन ना ही अध्यक्ष पद पर है और ना ही उपाध्यक्ष पद पर है ना, कौन करेगा, हाँ गुड, है ना। तो यहां पे अगर ना अध्यक्ष पद का निर्वहन कर पा रहा, ना ही उपाध्यक्ष कर पा रहा है, ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना है, कौन, जो राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति क्या करेगा कि लोकसभा के जो सदस्य हैं बच्चे, अन्य लोकसभा में से किसी सदस्य को, है ना, किसी भी सदस्य को तब तक के लिए अध्यक्ष के पद पर बिठा सकता है जब तक कि ये वापस नहीं आ जाते। हो सकता है ओम बिरला साहब जी छुट्टी में है ना, तो अगर माना ना अध्यक्ष ना उपाध्यक्ष पद पर हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा के अन्य सदस्यों में से किसी सदस्य को तब तक के लिए क्या कर सकता है, सभापति की जिम्मेवारी या स्पीकर की जिम्मेदारी दे सकता है, जब तक कि ये वापस अपने पद पर नहीं आ जाते, तब तक के लोग काम करेगा फिर, है ना, बोलो ना, ध्यान देगा। और वैसे एक प्रावधान और भी है बच्चा, एक प्रावधान ये तो है तब, लेकिन एक प्रावधान ये भी है कि जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब हैं, ओम बिरला जी क्या करते हैं अपने कार्यकाल में, जैसे अभी उपाध्यक्ष हैं, वो अपने ही कार्यकाल में सदन के अंदर एक समिति बना देते हैं कुछ लोगों, है ना, एक कमेटी बना के रखते हैं, और वो कमेटी में जो भी लोग होंगे, 8-10 लोग जो भी होंगे, अब अगर कभी अध्यक्ष क्या रह गया है, अब्सेंट रह गया, अनुपस्थित है, नहीं पद का निर्वहन कर पा रहा है, तो अगर राष्ट्र, ये वाला प्रावधान भी, लेकिन उस समय उस समिति का कोई सदस्य क्या कर सकता है, स्पीकर के रूप में काम करेगा, उसी समिति में से जो समिति बना रखी है, मतलब, ठीक है ना, यहां तक समझ गए, पक्का। चलो अब देखिएगा, यहां पे हम कुछ बात करते हैं, वैसे तो 96 में ये प्रावधान है, लेकिन आप देखिएगा, इसे हम सीधे हम डिटेल में आपको बताते हैं। देखिए, जब भी किसी लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की बात कर रहा हूं मैं, लोकसभा अध्यक्ष, देखो ये बातें सारी राज्य पर भी अप्लाई हो रही बच्चा, विधानसभा अध्यक्ष अध्यक्ष पर भी सेम ही यहां पे होगा, और लोकसभा उपाध्यक्ष। तो यहां पे ध्यान देना, जब किसी भी पीठासीन अधिकारी को हटाने का प्रस्ताव सदन के अंदर लाया गया है, चाहे इसको हटाने का चाहे इसको, दोनों को एक साथ तो नहीं हटा सकते ना। अगर माना लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव सदन के अंदर लाया गया है, और जब उस प्रस्ताव पर सदन के अंदर क्या हो रही है, चर्चाएं हो रही है, सुनना मेरी बात, मैंने कहा लोकसभा स्पीकर को हटाने का जो प्रस्ताव है वो कहां ले आए हैं, लोकसभा के अंदर, और लोकसभा में उस पर क्या चल रही है, अभी चर्चाएं हो रही है, अब पास होगा इसके बाद कराएंगे। लेकिन जब लोकसभा के अंदर उस विधेयक पर चर्चाएं हो रही है, या उसको रखा गया सदन के अंदर हटाने का, किसको, अध्यक्ष को हटाने का, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा स्पीकर पीठासीन के रूप में काम, ये नहीं है कि मेरे को हटाने का प्रस्ताव, मैं बैठा हूं पीठ पर और वहां चर्चा चल रही है, नहीं, जब जिस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन होता है, उस समय वो व्यक्ति अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। अगर इसको हटाने का ला रखा है तो ये नहीं कर सकता, और इसको हटाने का ला रखा है तो ये नहीं कर सकता, उस समय फिर ये करेगा। नहीं समझे बात, बोलो रे। और लोकसभा अध्यक्ष जो है
अगर लोकसभा अध्यक्ष उस समय स्पीकर महोदय के पद पर नहीं बैठेगा बच्चे, ओम बिरला साहब, उनको हटाने का प्रस्ताव सदन में ला रखा है, तो वो एज ए मेंबर के रूप में कहां बैठेंगे? नीचे सदन में बैठेंगे। उस समय है तो लोकसभा सांसद है ना, और नीचे बैठेंगे। और जब उस विधेयक पर वोटिंग हो रही है, अब स्पीकर तो वही है ना, उसको हटाने का प्रस्ताव, अगर माना वोटिंग बराबर हो जाती है तो क्या वो उस पर निर्णायक मत डालेगा? नहीं, तब तो बच जाएगा। हाँ हाँ, मजा पड़ेगी फिर तो। नहीं डाल सकता है, क्योंकि वो निर्णायक मत इसलिए नहीं डाल सकता, वो पद पर थोड़ी ना है उधर, उसको हटाने का प्रस्ताव है। इसीलिए वहां पे याद रखना है कि जब वो सदन में बैठा हुआ है, जब उस पर वोटिंग सदन के अंदर हो रही थी, वो एज ए मेंबर के रूप में प्रथमतः वोट कर सकता उस समय, मतलब। लेकिन कास्टिंग वोट बाद में नहीं कर सकता, निर्णायक मत, मतलब। आई बात समझ में? बोलो ना। सेम बातें राज्यसभा के अंदर भी अप्लाई होती है, सभापति उपसभापति पर। सेम बातें विधानसभा के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर भी बात होती है। माना अभी उत्तराखंड की विधानसभा स्पीकर मान्य रितु खंडूड़ी जी है, और रितु खंडूड़ी जी को हटाने का विधेयक सदन के अंदर लाया जा रहा है ना, और वो सदन के अंदर उस पर चर्चा चल रही है, तो रितु खंडूड़ी जी उसमें पीठासीन पर नहीं बैठ सकती है बच्चे, एज ए मेंबर के रूप में नीचे बैठना पड़ेगा। बोलो ना। और जब उस विधेयक पर चर्चाएं हो रही है और वोटिंग होगी, तो रितु खंडूड़ी जी उस विधेयक पर उस समय वोटिंग करेगी एज ए प्रथमतः, जब सबकी वोटिंग हो रही है। लेकिन अगर वोटिंग बराबर हो जाती है तो कास्टिंग वोट नहीं डाल सकती बच्चा, नहीं डालेंगे उसमें, बिल्कुल, है ना, है नहीं यहाँ पे प्रावधान। और सामान्य कानून बन रहे हैं तो स्पीकर महोदय निर्णायक मत डालता है, बोला था ना मैंने। बोलो भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, समझ गए ना? तो जिस समय किसी भी सदन के सभापति या उपसभापति या डिप्टी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन के अंदर विचाराधीन होता है, उस समय वो सदस्य या वो सभापति या उपसभापति अध्यक्ष उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी के रूप में काम नहीं कर सकता है, वो एज ए मेंबर के रूप में नीचे बैठेगा। ठीक है ना? लेकिन राज्यसभा के सभापति को हटाने का है तो वो थोड़ा ना बैठेगा नीचे, वो तो उपराष्ट्रपति है, या तो अपने यहां बैठ जा भाई। वो क्यों बैठेगा? वो राज्यसभा का मेंबर थोड़ी ना है। सुन रहे ना मेरी बात? तो ये प्रावधान आपको ध्यान रखना है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा? बोले ना, पक्का समझ गए ना ऐसे? अब देखिएगा, यहां पे एक चीज और बात ध्यान देना जरा। लोकसभा के स्पीकर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, और राज्यसभा के कौन बच्चा, क्या बोलते हैं राज्यसभा में? सभापति व उप सभापति, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, इनको दिए जाने वाले वेतन भत्तों का निर्धारण, मतलब इनको जो भी क्या दिए जाते हैं बच्चे, वेतन और भत्ते इनको दिए जाते हैं, सैलरी और अलायंस जो दिए जाते हैं भारत की संचित निधि से, तो इनके वेतन भत्तों का, वेतन एवं भत्तों का क्या बोला मैंने, निर्धारण विधि बना करके कौन कर सकती है रे? संसद करेगी। कितना वेतन देना है, क्या देना है, इसको लेकर संसद विधेयक ला करके इनके वेतन भत्तों को निर्धारित करती है। तो कौन इन पीठासीन अधिकारियों के वेतन भत्तों का निर्धारण केंद्र में तैयार करती है? कौन कर सकती है बच्चा? बोले। बिल्कुल। तो ये ध्यान रहेगा ना? यहां तक समझ गए मेरी बात? अब चलो, ये अगर प्रावधान पूछे ना, ये कौन से आर्टिकल में है ये वेतन भत्तों का निर्धारण? आर्टिकल 90, सॉरी, ये प्रावधान बच्चे वेतन भत्तों का निर्धारण संसद विधि बनाकर करेगी, ये आर्टिकल 97 में लिखा हुआ है ये। ठीक है, चलो, तो यहां तक हो गया। अब देखिएगा, वैसे मैंने राष्ट्रपति की शक्तियों में आपको पढ़ाया है, और मैंने एक चीज पढ़ाई थी, एक आर्टिकल हम बता रहे हैं, आर्टिकल 90, और आर्टिकल 99 में लिखा हुआ है संसद के सदस्यों की शपथ। बोले, संसद के सदस्यों की शपथ का प्रावधान कहां है? अब संसद के सदस्य का मतलब लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो संसद के सदस्यों की
संसद के सदस्यों की शपथ की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे ध्यान देना, संसद के सदस्यों की शपथ का प्रावधान जो मेरे संविधान में है, ये लिखा हुआ 99 में कि संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। देख लो भाई, कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति, है ना? या यहीं पे लिखा हुआ राष्ट्रपति दिलाएगा, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा वो दिलाएगा। राष्ट्रपति या किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति क्या दिलाएगा बच्चा? शपथ दिलाएगा। तो संविधान में तो लिखा हुआ राष्ट्रपति है ना, कि जैसे लोकसभा राज्यसभा के सांसद जो चुनकर आते हैं उनको उनके पद की शपथ कौन दिलाएगा? बल राष्ट्रपति। मतलब यहां पे ध्यान देना कि कौन दिलाएगा। संविधान में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के द्वारा क्या है बच्चे, उनको क्या दिलाई जाएगी? शपथ दिलाई जाएगी। मतलब ठीक है ना। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हमारे यहां, मैं लोकसभा की बात कर लूं, लोकसभा का अभी आपने देखा कि चुनाव हुआ, और जो लोकसभा का चुनाव हुआ कितने सदस्यों के लिए? 543 सदस्यों के लिए। और जब 543 सदस्य क्या हो गए? निर्वाचित होकर आए हैं। देखो, इनमें मनोनीत तो नहीं होता ना कोई। और जब 543 सदस्य जो निर्वाचित होकर आए, चुनकर आए, इन 543 सदस्यों को लोकसभा सांसद की शपथ तो दिलानी पड़ेगी ना। और यहां पे ध्यान देना, इनको जो शपथ दिलाएगा, क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाएगी। तो यहां पे क्या करते हैं, निर्वाचित सदस्य जो हैं, और इन निर्वाचित सदस्यों को अब शपथ होगी, तो इनको शपथ या तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। अब राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति यहां पे जो संसद के सदस्य बैठे हो, लोकसभा के, मतलब अभी मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, और लोकसभा के सदस्य जो बैठे हुए हैं, जो 543 चुनकर आए हैं, इन्हीं 543 सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेगा। क्या नियुक्त करेगा? प्रोटेम स्पीकर, या जिसको हम कहते हैं बच्चे अस्थाई क्या? अध्यक्ष। अब देख लो, राष्ट्रपति क्या है, क्या करता है? स्वयं थोड़ा ना दिलाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। राष्ट्रपति 543 सदस्यों में से एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा, उसको क्या कहते हैं? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। और यह अस्थायी अध्यक्ष जो होगा, प्रोटेम स्पीकर, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर सबसे सीनियर होगा। सीनियर का मतलब एज में नहीं, कितनी बार कोई संसद का सदस्य लोकसभा के अंदर या संसद के अंदर प्रतिनिधित्व कर चुका है, मतलब, है ना। जैसे माना कोई 8 बार जीत कर आ रखा है, लगातार में 8 बार जीत कर आ गया है, तो राष्ट्रपति उसी को ही क्या बना सकता है? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेगा बच्चा, है ना। और जो राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है, ठीक है ना। अब ये भी तो संसद का सदस्य चुनकर आ रखा है ना 543 में, तो इस प्रोटेम स्पीकर को जो शपथ दिलाएगा, इस प्रोटेम स्पीकर को भी तो शपथ दिलाई जाएगी पहले। तो इसको कौन दिला देगा? इसको राष्ट्रपति शपथ दिला देगा। अब ये प्रोटेम स्पीकर जो है, ये अब अन्य लोकसभा के सदस्यों को क्या दिलाएगा? शपथ दिलाने का काम करता है। आई बात समझ में? बोलो। और एक चीज याद रखना, ये प्रोटेम स्पीकर समझ गए ना। देखिए, एक चीज याद रखना, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं ना, ये कब से कब तक अपने पद पर बने रहते हैं। देखिए, जब लोकसभा का स्पीकर माना पद पर बैठ जाएगा, परमानेंट, मतलब जैसे ओम बिरला साहब बैठे, ये कब तक रहता है पद पर? जब तक चुनाव हो गया 2418 लोकसभा का, लेकिन ये फिर भी स्पीकर है ही। चुनाव होने के बाद इसने चुनाव भी लड़ लिया विधान से, लोकसभा का, बोलो ना। अब चुनाव लड़ने के बाद ये चुनाव जीत गया है सांसद का, लेकिन ये फिर भी स्पीकर है ही। अभी इसका पद कब खाली होता है, जो स्पीकर होता है लोकसभा का? जब राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करने वाला होता है, उससे पहले अब वो रिजाइन देता है बच्चा, है ना। बोलो।
और उससे पहले रिजाइन दिया, तब राष्ट्रपति अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और आपको पता है उसको राष्ट्रपति शपथ दिला देगा। अभी प्रोटेम स्पीकर के कितने काम होते हैं? 2 काम होते हैं। कितने काम होते हैं इसके? 2 काम। और 2 काम कौन कौन से इसके होते हैं? एक तो पहला काम इसका क्या है बच्चा, ध्यान देना मेरी बात। प्रोटेम स्पीकर का पहला काम है, जो नवीन गठित लोकसभा के सदस्य चुनकर आए हैं, उन लोकसभा के सदस्यों को, लोकसभा सदस्यों को क्या दिला देनी है? उनके पद की उनको क्या दिलानी है? शपथ। इसको राष्ट्रपति ने दिला दिया, अब इनको दिलागा, इसलिए इसी का गठन किया, नियुक्त किया गया कि आप इनको शपथ दिलाओ। तो प्रोटेम स्पीकर का पहला काम क्या है? लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना। आज वैसा। और दूसरा काम क्या है? जो लोकसभा है, लोकसभा की जो पहली बैठक होगी, अब कौन सी बैठक? प्रथम बैठक। और लोकसभा की प्रथम बैठक की क्या करता है? अध्यक्षता करेगा। अब चुनकर सबको शपथ दिला दी, सब सदस्य हो गए, और आज लोकसभा की पहली बैठक हो रही है और पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। बोलो ना। और पहली बैठक की जो अध्यक्षता कर रहा है, इस पहली बैठक में ही लोकसभा स्पीकर, बोलो ना, और लोकसभा डिप्टी स्पीकर परमानेंट अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवाता है। और जैसे परमानेंट अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हो गया, आज पहली बैठक हो रही है, और यहां पे ओम बिरला साहब लोकसभा के क्या बन गए? परमानेंट स्पीकर चुने गए हैं। बोलो ना, उनको ज्यादा वोट पड़े माना तो बन गए, है ना। और जैसे ओम बिरला साहब अब क्या करेंगे? अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में जो भी बने हैं, अब अध्यक्ष क्या करेगा? उसी समय अपने पद पर बैठने आएगा। बन गया ना अध्यक्ष, अब वो अध्यक्ष पद की शपथ लेगा क्या? नहीं है प्रावधान। अब जैसे ओम बिरला जी आए और ओम बिरला जी आकर के पद पर बैठेंगे और डिप्टी स्पीकर जी यहां से पद छोड़ेंगे और वो एज ए मेंबर के रूप में नीचे बैठेंगे। अब परमानेंट स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष क्या है? पद पर बैठ गए। अब तब से लोकसभा अध्यक्ष के लोकसभा क्या करता है? लोकसभा की कार्यवाही संचालित वगैरह वगैरह कौन कर रहा है? स्पीकर आ गया बच्चा। नहीं समझ आया? सेम स्थिति राज्य विधानसभा में भी यही है। रितु खंडोड़ी के साथ भी यही था। जब विधानसभा चुनकर आए तो एक डिप्टी स्पीकर बनाया गया, वो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया राज्यपाल के द्वारा। अब उसने सबको शपथ दिला दी, परमानेंट अध्यक्ष का चुनाव हो गया और वो रितु खंडोड़ी बन गए। आकर रितु खंडोड़ी बैठ गए, तब से अब वो है। ये तो टेम्परेरी था ना। तो क्या काम होते हैं इसके? 2 ही काम है, मतलब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का परमानेंट का चुनाव करवाना, बोलो ना, और पहले लोकसभा के सभी नवीन निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। तो ये लोकसभा के इनका क्या है बच्चा? काम था। तो प्रोटेम स्पीकर समझ गए ना। और इस बार कौन थे 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष? कौन थे किरण? कौन थे? भर्तृहरि। कौन थे? भर्तृहरि। यही 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए थे राष्ट्रपति ने, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना, प्रोटेम स्पीकर में कोई समस्या तो ना बचा। तो समझ गए ना लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हमने क्या क्या बातें की है, कैसे कैसा पीठासीन अधिकारियों के बारे में ये प्रावधान है। तो प्रोटेम स्पीकर कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि लोकसभा स्पीकर का पद कब खाली होता है, वो सॉरी कब अपने पद को छोड़ता है? जब नई लोकसभा चुनकर आ जाती है, और उसके बाद जब नई लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर जब उनके लिए नियुक्त होता है शपथ दिलाने के लिए, उससे पहले प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होने से पहले वो पद छोड़ता है ना। जैसे रितु खंडोड़ी विधानसभा अध्यक्ष है, माना 27 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होंगे, रितु खंडोड़ी फिर चुनाव लड़ चुकी, अभी स्पीकर अभी है, लेकिन जैसे विधानसभा चुनकर आ गए 27 में, अब 27 में जो नई विधानसभा आ गई, उनको शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर बनाना पड़ेगा ना राज्यपाल को बच्चा। और जैसे राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है, वैसे रितु खंडोड़ी क्या दे देती है? रिजाइन कर देती है। सुन लो ना मेरी बात। ओम बिरला साहब ने भी किया, और फिर दोबारा अब नया स्पीकर भी ओम बिरला साहब को ही फिर बनाया गया, मतलब पुराना पद त्याग दिया था। बोलो ना। एक चीज ध्यान रखना, एक संसद के अंदर एक शब्द आता है जिसका नाम है कोरम, या जिसे हम कहते हैं गण पूर्ति। क्या कहा मैंने? गण पूर्ति या कोरम। अब देखिए जरा, कोरम या गण पूर्ति, ठीक है,
इनके क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है ना। अब यहां पे देखेगा एक शब्द आता है बच्चा, कोरम। कोरम या गणपूर्ति क्या होती है? तो यहां पे ध्यान देना, जैसे ये लोकसभा है या ये कौन है, राज्यसभा है। कोरम का मतलब होता है या गणपूर्ति का मतलब होता है किसी भी सदन की कार्यवाही को शुरू करने के लिए कम से कम न्यूनतम कितने सदस्य सदन के अंदर बैठे होने चाहिए, उसी को कोरम कहा जाता है। माना लोकसभा में 543 सदस्य हैं और आज लोकसभा के अंदर सदन की कार्यवाही कर कोई कार्यवाही होनी है और सदन के अंदर बैठे हुए 10 ही लोग, हो जाएगा? बोलो ना। तो वही तो मैं बात कर रहा हूं। ये प्रावधान कर दिया गया कि किसी भी सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए वहां पर जो क्या होता है बच्चे, आवश्यक जो न्यूनतम सदस्य जो होने चाहिए, कम से कम कितने सदस्य होंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, कोरम या गणपूर्ति। तो किसी भी सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसका कोरम पूरा होना चाहिए, गणपूर्ति होनी चाहिए। मतलब कम से कम कितना, मैक्सिमम हो अलग बात है, लेकिन न्यूनतम कितने सदस्य होना चाहिए। सुन रहे मेरी बात, बोले रहे। अगर सदन की कार्यवाही शुरू करना है और कोरम पूरा नहीं है, तो लोकसभा स्पीकर जो अध्यक्ष है या राज्यसभा के अंदर सभापति है, उस सदन को स्थगित कर सकता है। इस सदन की बैठक नहीं की जाएगी क्योंकि सदन का कोरम पूरा नहीं है ना। तो यहां पे यही ध्यान देना है, सर कोरम के लिए कितना होना चाहिए मतलब। तो यहां लोकसभा में याद रखना, लोकसभा के सदस्यों का 1/10, 1/10 मतलब 10%। और लोकसभा में टोटल सदस्य कितने हो सकते हैं, 550। ये तो प्रावधान है। आज 543 है, लेकिन 550 का है ना निर्धारित। 550 का 1/10 कितना हो जाएगा रे, 55। तो बताइए लोकसभा में कोरम के लिए कम से कम कितने सदस्य लोकसभा में होने चाहिए, 55 सदस्य। अगर 55 से कम है, सुन रहे ना मेरी बात। जैसे 54 बैठे हुए, 53 बैठे हुए, तो ओम बिरला साहब देखेगा सदन का कोरम पूरा नहीं है, सदन को स्थगित कर दिया जाता है। कौन सदन को स्थगित कर सकता है, स्पीकर। बोलो रे, बैठक को मतलब बैठक को स्थगित कर दिया नहीं होगी क्योंकि कोरम कंप्लीट नहीं है। और राज्यसभा के अंदर भी राज्यसभा के कुल सदस्यों का कितना, 1/10 सेम होना चाहिए। और 1/10 राज्यसभा के अंदर 250 है और 250 का 1/10 कितना हो जाएगा, 25। तो राज्यसभा में मिनिमम कितने होने चाहिए? अगर 25 से कम है तो सदन की बैठक की कार्यवाही नहीं होगी, कोरम कम नहीं होगा। तो समझ गए ना। तो सदन के अंदर कोरम गणपूर्ति समझ गए। किसी भी सदन के अंदर सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सदन में न्यूनतम सदस्य संख्या एक जो होनी चाहिए, उसी को सदन का कोरम कहते हैं, जो कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित हो सके। अगर कोरम पूरा नहीं है तो सदन को कौन स्थगित कर देता है, बोलो भाई, स्पीकर स्थगित कर देता है। टाइम कितना हुआ जरा, रहा हुआ या हो गया? चलो ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो आगे हम बात कल करते हैं, ठीक है ना। बोलो, और पढ़ना है? हाँ ना ना। चलो फिर हम इसमें थोड़ा एक चीज और देख लेते हैं, है ना। हम देखते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता। सुना आप लोगों ने, कौन है लोकसभा में विपक्ष का नेता? राहुल गांधी। और उत्तराखंड विधानसभा में कौन है? यशपाल आर्य, कांग्रेस का, ये ना। तो देखेगा इसे क्या होता है, विपक्ष का, क्या कहा मैंने, नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन। अब यहां पे ध्यान देना, विपक्ष का नेता का प्रावधान की अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले ध्यान देना, भारतीय संविधान में
विपक्ष के नेता का उल्लेख कहीं भी संविधान में नहीं है। सुन रहे ना मेरी बात? कहां नहीं है? इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, बल्कि संसदीय परंपराओं के आधार पर हम लीडर और अपोजिशन का गठन या नियुक्ति करते हैं। मतलब इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। आर्य बसम, लेकिन फिर भी संसदीय जो नियमावली है, संसदीय जो परंपराएं हैं, उसी आधार पर हम लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या करते हैं बच्चे? नियुक्त करते हैं। अब होता कौन है? ध्यान देना मेरी बात। लोकसभा में भी, राज्यसभा में, विधानसभा में, सभी जगह होगा। तो यहां देना कि विपक्ष का नेता कौन हो सकता है, तो याद रखेगा जब भी चुनाव होता है, लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं पहले, तो लोकसभा के अंदर जब चुनाव हुआ 543 सदस्यों का, सुन रहे हो मेरी बात? और 543 का जो चुनाव हुआ, निर्वाचित होकर आए, जिस दल को क्या मिल जाता है? बहुमत मिल जाता है। वो क्या बनाता है बच्चा? सरकार बनाता है। जैसे बीजेपी को बहुमत मेजोरिटी में आ गई है, चाहे गठबंधन से आया, लेकिन क्या बना दी? सरकार बना दी। तो बहुमत दल प्राप्त पार्टी क्या बनाती है? सरकार। सुन रहे हो मेरी बात? और इसके बाद जो बहुमत दल जिसने हासिल किया, तो सरकार बना दिए हैं। लेकिन दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, उसी पार्टी से लीडर ऑफ अपोजिशन का नियुक्त होता है बच्चा। बोले ना? तो पहले जो बहुमत प्राप्त पार्टी है, उसका क्या बना? सरकार बनती है। और जो जैसे राज्य में भी देख लो ना, बीजेपी ने बहुमत हासिल किया उत्तराखंड विधानसभा में, तो उनकी सरकार बन गई। और दूसरा सबसे बड़ा दल कौन था? कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस का क्या बनाया? लीडर ऑफ अपोजिशन बना है। तो केंद्र में भी वही बात है। और याद रखेगा, तो जो दूसरे सेकंड सबसे बड़ी पार्टी होती है बच्चा, सेकंड सबसे बड़ा जो दल होगा, तो सेकंड सबसे बड़ा दल है, सबसे बड़ी पार्टी जो आई, उसी से क्या बनेगा? लीडर ऑफ अपोजिशन या विपक्ष का नेता उसी पार्टी से बनता है। आर्य बस। लेकिन यहां पे ध्यान देना, आपसे कहा जाएगा सर दूसरी बड़ी पार्टी के लिए भी तो कितने सदस्य होने चाहिए, ये भी तो प्रावधान होगा, है ना? तो यहां पे ध्यान देना, अगर किसी पार्टी के, ये तो सरकार बना, विपक्ष का दल का नेता बनाने के लिए उसी पार्टी के कम से कम, जैसे लोकसभा में, लोकसभा का 1/10 ही होना चाहिए। वही बात, कितना आता 1/10 लोकसभा का? 55। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए उस पार्टी के कम से कम 55 मेंबर आने चाहिए, मतलब कम से कम। ऊपर हो अच्छी बात है। और इस बार गठबंधन से नहीं बनेगा विपक्ष का नेता, है ना? ये नहीं कि अखिलेश यादव के कुछ हैं, कुछ कांग्रेस के हैं, बना दिया 55, नहीं। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो होगी, मतलब। और आपने देखा कि इस बार कांग्रेस ने 99 सांसद कांग्रेस के आए इस बार। कितने आए हैं? और दूसरा, बीजेपी के बाद दूसरा सबसे बड़ी पार्टी थी कौन? कांग्रेस। तो इसीलिए राहुल गांधी क्या बने हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन, मतलब विपक्ष का नेता है, मतलब कि विपक्ष को प्रतिनिधित्व सदन के अंदर राहुल गांधी करेगा। अरे बस। लेकिन अगर बात करूं 2014 की, जब लोकसभा का चुनाव हुआ, बात करूं 2019 की, कांग्रेस विपक्ष लायक भी ना बची थी। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस 2014 में, लेकिन कांग्रेस के केवल 44 ही सांसद आए थे। बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। क्या 55 आए? 1/10 आया? तो विपक्ष का बना ही नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए। देख रहे हो ना? 2019 में फिर चुनाव हुआ लोकसभा का, 52 सदस्य आए, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर कांग्रेस आई, और 52 ही आए। इस बार भी विपक्ष लायक नहीं बचे। लेकिन इस बार 2024 में 99 सांसद कांग्रेस के आए, इसीलिए 55 से ऊपर हो गया ना, इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन पद का गठन बना दिया गया। मतलब बोलो ना, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन याद रखना, सर लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है। राज्यसभा में जो सबसे बड़ा दल होगा, कुल का 1/10, मतलब बोलो ना। सबसे बड़ा तो देखो, बीजेपी तो सत्ता पक्ष में ही है, दूसरे सबसे बड़ा दल राज्यसभा में भी कांग्रेस ही है बच्चा। और कांग्रेस का कौन राज्यसभा में विपक्ष का नेता? मल्लिकार्जुन खड़गे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, वो राज्यसभा सांसद है ना। और लोकसभा में कौन है? राहुल गांधी। आई बात समझ में मेरी? लेकिन मेरे संविधान में अगर मैं बात करता हूं, संविधान में इसका उल्लेख तो नहीं है। और याद रखना, जब पहला लोकसभा चुनाव हुआ,
उस समय कोई विपक्ष का नेता का प्रावधान नहीं था, गठन ही नहीं करता उस समय, कोई ऐसा था ही नहीं। पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन का जो गठन किया गया है, ये पहली बार 1969 में हुआ है बच्चा। बोलो कब से, ये प्रक्रिया कब से शुरू किया है कि एक विपक्ष का नेता भी गठित किया जाएगा जिसके लिए ऐसे ऐसे सदस्य होंगे, मतलब बोलो ना, आर्यवसम। और ये कब से शुरू हुआ, बिल्कुल बच्चा। और जो लीडर ऑफ अपोजिशन 1969 में, तो यहां पे ध्यान देना कि लोकसभा के अंदर जो पहला विपक्ष का नेता 1969 में बनाया गया, तो लोकसभा के अंदर बनाया गया था पहला, जब शुरू हुआ है, राम सुभग सिंह। कौन बनाया गया बच्चा, राम सुभग सिंह। तो बताया लोकसभा में पहला लीडर अपोजिशन किसको बनाया गया था, जब शुरू कब से हुआ, 1969 से। और राज्यसभा के अंदर जो पहला लीडर अपोजिशन बनाया, ये श्याम नंदन मिश्रा की मैं बात कर रहा हूं बच्चे। बोलो कौन थे, श्याम नंदन मिश्रा, श्याम नंदन मिश्रा। ये राज्यसभा का पहला लीडर अपोजिशन था। मतलब ध्यान रखिए, जब गठन हुआ था, पूछा जाता है, लेकिन इसे वैधानिक दर्जा अभी भी नहीं मिला। गठन तो कर दिया, बना दिया, कानूनी दर्जा नहीं दिया गया इसको अभी। मतलब संविधान में तो है नहीं है, कानूनी दर्जा देने के लिए पहली बार लीडर अपोजिशन को कानूनी दर्जा कब मिला, 1977 में इन्हें वैधानिक दर्जा एक्ट के तहत इनका गठन किया गया, कानून बनाकर। मतलब बोलो रे, सुन लो ना। और आप ढूंढ के लाना कि 1977 में जब लीडर अपोजिशन को वैधानिक दर्जा मिला, तो उस समय कौन लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन था। सुन रहे ना मेरी बात, पहला तो मैं बता दें, जब से शुरू हुआ 50 में नहीं, 52 में नहीं बना था, बोलो ना, 69 में ही पहली बार। और याद रखना सर, फायदा क्या इसका, अरे लोकसभा का जो लीडर ऑफ अपोजिशन या जो भी विधानसभा, कहीं भी जो लीडर अपोजिशन होता है, इसका पद जो होता है ना बच्चा, एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। बोलो किसके बराबर दर्जा होता है इसका, एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर दर्जा होता है। जो सुविधाएं कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती है, मंत्रिमंडल के सदस्य को, वही सुविधाएं। राहुल गांधी आज लीडर अपोजिशन है, लेकिन राहुल गांधी का वही दर्जा सदन के अंदर है जो अमित शाह का है, जो राजनाथ सिंह जी का है, कैबिनेट मंत्री। मतलब क्योंकि उनको जो सुविधाएं कैबिनेट मिनिस्टर को दी जाती है हमारे संविधान में, बोलो ना, देश में, वही सुविधाएं राहुल गांधी को, आवास, रहने, खाना पीना, भत्ता, गाड़ी, सब चीज मिलता है। मतलब उसे एज ए मिनिस्टरी के रूप में है, मतलब वो भी, बोलो ना। इसीलिए यशपाल आर्य भी विपक्ष का नेता राज्य में है, तो वो भी एक कैबिनेट मंत्री के बराबर, उसे आवास, सरकारी गाड़ियां सब फ्री मिलेगा। मतलब जितना मंत्री को जो सुविधाएं मिलती है वो उसे भी मिलेगा, वेतन भत्ता सब। तो बताए लीडर अपोजिशन का पद किसके इक्विवेलेंट होता है, कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। ठीक है ना। आज